हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी साइंस का, विज्ञान का, आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों, अब हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। मैं सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ रामबाण शेष दी जाए, जिससे उनको पेपर भी समझ में आ जाए, पेपर का पैटर्न भी जान जाए, पेपर में क्या क्या आता है ये भी वो जान जाए, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी ये जान जाए, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो अपने एग्जाम पेपर को हल करने में। बच्चों, ये 2024 यानी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। बच्चों, आज इस वीडियो में साइंस को लेकर यानी विज्ञान को लेकर आपका हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। कैसे पेपर में क्या करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या रचना भी होता है, किस तरह हम क्वेश्चन को हल करेंगे, क्या क्या पहले हमें करना चाहिए, तो हर एक बिंदु पर इस पेपर के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। बच्चों, ये सब्जेक्ट के नीचे आपको दिख रहा होगा कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में देखिए पहले क्या होता था कि 2-3 साल पहले ये हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन नहीं आता था, ये केवल हिंदी में ही आता था। जिसे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के हिंदी में आए हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता था। इसलिए अब हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में आता है। ठीक है बच्चों, पहले तो पेपर मिलने से पहले हमें पेपर जब मिल जाए उसके बाद हमें तुरंत हल नहीं करना है। पहले हमें इनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, निर्देश को पढ़ना है हमें, कि पेपर में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है। ऐसे तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या क्या कैसे करना है, किस फॉर्म में करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे एग्ज़ाम के लिए 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जैसे हर एक सब्जेक्ट में मिलता है। ठीक उसी तरह कह रहा है कि पूर्णांक यानी नंबर हमारा 70 नंबर का है, 70 नंबर का है। कह रहा है कि नोट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो ये 3 घंटा 15 मिनट का है, 3 घंटा तो आपको हल करना है, लेकिन जो 15 मिनट हैं वो जो भी छात्र हैं उनको इस पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया है, ताकि एक भी आपके पेपर के टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, एक भी इंस्ट्रक्शन छूटना नहीं चाहिए। यही बताता है कि आपके पेपर का अंदर क्या क्या है। पहला बता रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यानी ये जो एग्जाम पेपर है ये 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ करके और खंड ब करके। सेकेंड नंबर निर्देश कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों, उपभाग फर्स्ट, उपभाग सेकेंड, उपभाग थर्ड में विभाजित है। यानी 2 खंड में तो बटे ही हैं, लेकिन उनमें भी कुछ भाग निर्धारित हो गए हैं, उपभाग, जैसे फर्स्ट और सेकेंड थर्ड करके। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी जो 2 खंड बटे थे उनके खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। और याद रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न हमें कॉपी पर नहीं करना है, उसके लिए ओएमआर शीट हमें दिया जाएगा। वो 20 क्वेश्चन जो मिलेंगे उसको ओएमआर शीट पे उस गोले को फिल करना है आपको, ये मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भर रहे हैं। मैं जो बात कहा वही है, ओएमआर पर भर रही है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अब देखिए, कह रहे हैं कि जो हम उत्तर ओएमआर शीट पर दे दें उसे न तो हम किसी रेजर से मिटाए, न उसे काटे, न ही व्हाइटनर लगा सकते। एक बार जो लग गया वो लग गया। बच्चों, जो एक बार ओएमआर शीट पर लग गया वो लग गया, उसे हमें काटना नहीं है। अगला
निर्देश पढ़ते हैं। कह रहे खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जो खंड अ में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं उनके जो अंक हैं, नंबर हैं, वो 1 ही है। ठीक है, अधिक नहीं है। आगे कह रहे कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी खंड ब में हमें टिक नहीं करना है, उसमें हमें व्याख्या करना, लिखना है। ठीक है, खंड ब के क्वेश्चन को। अगला कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जितने भी प्रश्न हैं उनके आगे उनका नंबर लिखा गया है कि ये इतने नंबर का प्रश्न है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं ये कितने नंबर का है। ठीक है, अगला कह रहा निर्देश कि खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। याद रखिए, जो खंड ब के उपभाग हैं, जैसे ऊपर हमने 1 2 3 पढ़ा है, उनके सभी प्रश्न एक साथ करना। ये नहीं कि एक छोड़ दिए और एक करने लगे किसी और का, नहीं, करे तो साथ ही एक साथ करे और नए पृष्ठ से करे। ठीक है, नए पृष्ठ से कर, जब भी हम उपभाग बदले नए पृष्ठ से करें। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कुछ और निर्देश भी दिए गए हैं। अगला कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। याद रखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक भी आपको प्रश्न छोड़ना ही नहीं है, हर एक प्रश्न को टच करना है। चाहे आप उसमें पूरा लिखिए या ना लिखिए, जब भी आपको लगे कि समय कम बच रहा है तो हर एक प्रश्न को टच कर लीजिए। कुछ ही लिखिए, थोड़ा थोड़ा ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ताकि नंबर आपको मिलेगा। जब कुछ भी नहीं लिखें तो मिलेगा क्या आपको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों, जो हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दिया था, ठीक वही इंस्ट्रक्शन, वही निर्देश इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। खंड अ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ, और उपभाग फर्स्ट है। ठीक है, उपभाग फर्स्ट। अब देखिए, उपभाग फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें लग रहा जैसे कि उपभाग फर्स्ट सेकेंड ऐसे तो नहीं किया है ना कि फर्स्ट में दे देगा फिजिक्स और सेकेंड में दे देगा केमिस्ट्री और थर्ड में दे देगा बायोलॉजी। हमें तो यही लग रहा है, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, कह रहे पहला प्रश्न कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। हमने पढ़ा है कि वो लेंस जिसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है वो कौन सा कहलाता है जी? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताएंगे कि अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। ठीक नीचे ये कोई प्रश्न नहीं है, इन्हीं का इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसलिए हमें ये नहीं डरना है कि इसे भी करना है। ये वही है, इधर यहाँ पे हिंदी में दिया, यहाँ पे इंग्लिश में दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें आंसर लगेगा वो सही लगा लेंगे। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी करें क्योंकि हमें पूरे पेपर को समझाना है, पूरे पेपर के क्वेश्चन को दिखाना है कि किस फॉर्म में आ रहे हैं। अभी हम इसे पेपर हल थोड़ी ना करा रहे हैं, हम बस ऐसे आपको बस समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है जी? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। तो हमने कक्षा में पढ़ा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसमें हम प्रकीर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो +15 होगा, 50 होगा, -50, +25, -25। तो हम लोग फोकस दूरी निकाल लेंगे। लेंस की क्षमता डायोप्टर 2 है और उसकी फोकस दूरी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगले पे पढ़ते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो भूसंपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग आगे कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा अगला क्वेश्चन कि यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रा क्रम से x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? x1 x2 इक्वल टू x3 होगा, x1 x3 इक्वल टू x2 होगा, x2 x3 इक्वल टू x1 होगा, या x1 x2 x3 इक्वल टू 1 होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी पर लगाए होंगे इसी पर, कोई बात नहीं, आगे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और हमें इसे फिनिश भी करना है। देखिए बच्चों, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश वर्जन है ना, तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे पूरा समझाना भी तो है ना, बताना भी है कैसे क्या करना है। कह रहा है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए ये न्यूमेरिकल आ गया और वही हूबहू चल रहा है। जो उपभाग बटे थे 3, वो एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है, वही चल रहा है। ये भी फिजिक्स का ही। तो इनके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो ये तो हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी सर लोग बताए हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उपभाग सेकेंड, जो 3 हम उपभाग देखे थे, फर्स्ट खत्म फिजिक्स, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा कुछ सूत्र भी आ रहे हैं, मैंने 2 सूत्र देखा है इसमें, तो आप सूत्र भी याद कीजिएगा, ठीक है। कहें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है जी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कहें कि पीएच मान 8.5 वाला बिलियन क्या है, यानी जो 8.5 का बिलियन होता है वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अक्सर पढ़े हैं कि जो पीएच मान 7 से ऊपर जाता है वो क्षारीय होता है, जो 7 से नीचे आता है वो अम्लीय होता है, और जो 7 पे होता है वो उदासीन होता है, हमने पढ़ा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि C3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड दिया CH3, CHO का IUPAC नाम क्या है? ये याद रखना है, एक क्वेश्चन इससे बन रहा है IUPAC नाम से। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो आप याद रखिएगा कि जो आंसर है उसे अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन है? अधातु है, धातु है, उपधातु है, निष्क्रिय गैस है। तो जो होंगे आप उसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे बस पैटर्न दिखाना। बच्चों अगले 12 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। कह रहे कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आपको हमने याद कराया था कि कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, CaNO3 होता है, CaNO3 का ट्वाइस होता है, CA3NO3 होता है, Ca2NO3 होता है। तो हम जानते हैं कि CaNO3 का ट्वाइस होता है, ठीक है। कैल्शियम कहाँ गया, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है जी? C2H2 है, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है। तो जो होंगे आप उसे लगा लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहीं से भाग 3 भी स्टार्ट हो गया, यानी अब यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छा खासा बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा ही है। कह रहा है कि भाग 3 कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन की रक्त दाब नापा जाता है। तो किस चीज़ से नापा जाता है? हमने आपको याद कराया था कि स्फाइगमो मैनोमीटर द्वारा, स्फाइगमो मैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा। तो हम कहेंगे कि रक्त दाब मापा जाता है जी, किससे मापा जाता है? तो स्फाइगमोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़े। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जी? तो थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, साइटोकाइनिन है, एस्ट्रोजन है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि साइटोकाइनिन जो है वो
पादप हार्मोन्स हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकलिंगी पुष्प है जी, तो गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। तो हम यहाँ पे टिक करना चाहेंगे पपीता को। अब आप सोचेंगे कि पपीता पुष्प है, तो देखिए पुष्प ही माना जाएगा क्योंकि उसकी कहाँ होती है, लकड़ी कहाँ होती है पपीता की, ये पुष्प में ही आता है। कह रहा है कि पुनर्जनन का उदाहरण है, पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा, बायोफिल्म, अमीबा, प्लेनिरा। तो हमें तो लग रहा है कि ये चारों हैं क्योंकि हमने याद किया है, लेकिन फिर भी इस पर हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि पुनर्जनन का उदाहरण ये चारों हैं। ठीक है, अगले हम आगे बढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किस कारण होता है? ऑक्सीजन द्वारा, वाष्प द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो हम अच्छे से टिक कर लेंगे कि किसके द्वारा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे कि प्राकृतिक परितंत्र क्या है? गमला है, जल जीवशाला है, खेल है, वन है। तो प्राकृतिक परितंत्र क्या है जी? तो आप तो बता ही सकते हैं, ये आप पे हम छोड़ते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होने वाले आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, चूहा होते हैं, बिल्ली होते हैं, खरगोश होते हैं, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल होते हैं। कौन होते हैं? तो जो होंगे हम उस पर टिक कर लेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है खंड ब। खंड क में इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही प्रश्न था। ठीक है, काफ़ी समय लग गया हमें 20 बहुविकल्प प्रश्न को समझते समझते। अब फटाफट के अंदाज में जल्दी से खंड ब को समझते हैं, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें हमें लिखना पड़ेगा, इसमें हमें कॉपी पे कुछ लिखना पड़ेगा। अभी तक तो हम टिक करते आए हैं। खंड ब का पहला ही प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? PQR 3 व्यक्तियों में दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंस के नाम लिखिए। यदि कुछ दिए गए हैं नीचे हो तो याद रखिए ना, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और लेंस से संबंधित प्रश्न हर बार हर साल रिपीट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। एक ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए 4 नंबर का है, थोड़े से में हम कर लेंगे, 2 चीज़ नीचे दिया गया उसी टॉपिक पर हम लिख लेंगे। एक अपवर्तनांक से और कांच में प्रकाश से और अपवर्तनांक निकालना हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन करें, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, आर वाला प्रतिरोध है, किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है? एक तार का प्रतिरोध आर है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आदि हो। तो हम लोग कर लेंगे आर प्रतिरोध को मान करके। ये भी 4 नंबर का, देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन है सब। अब देखिए जाना पहचाना क्वेश्चन अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। निम्नलिखित की सहायता से किसी भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अब देखिए, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है, अंगूठा का नियम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के दृश्य कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे ना, हमारा अंगूठा ऊपर, ये उंगली ऐसे हम बनाते थे ऐसे। तो हमें बना लेना है जी, और चित्र की सहायता से नामांकित करना है कि ये जो अंगूठा है किसको दर्शा रहा है, हमारी उंगलियां किसको दर्शा रही हैं। हर एक चीज़ की रचना करके लिख लेना है। अगर ये आप नहीं कर पा रहे तो नीचे भी एक क्वेश्चन दिया है कि एक घर में मुख्यतः स्रोत के 3 तारे ABC निकलते हैं, इसमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होता है, ये बताना है। 6 नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक साल रिपीट करता है, आप इसे देख कर जाइएगा अच्छे से। अब देखिए उपभाग सेकंड में कह रहा है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ से आ गई केमिस्ट्री, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है भाई, लिख लेंगे हम। कह कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। याद रखिए 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये आपसे 2 पूछ ही लेगा।
इसी पैटर्न को अपने अपने पेपर में भी अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए जी। द्विअपघटन अभिक्रिया क्या है, इसे समझाना है 2 नंबर। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसे भी समझाइए, 2 नंबर ले जाइए। तो कितनी अच्छी अभिक्रिया समझा रहे हैं हम, अभिक्रिया तो कर ही लेंगे, रिएक्शन तो अच्छे से कर ही लेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, छोटे में टिप्पणी लिखना है, निम्नलिखित पे दोनों पे तीनों पे लिखना है। कह रहे कि पीएच मान पे कुछ टिप्पणी लिखिए जी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए, ये तो देखिए ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये अच्छी बात है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। दहन अभिक्रिया पर भी टिप्पणी लिखना है, कुछ शब्द लिखना है, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या कैसे होते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अथवा वो नहीं लिखेंगे तो ये लिखिए कि ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। संरक्षण को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये सब तो जो 2 नंबर दिया, ये तो फार्मूला से रिएक्शन करा के हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन क्वेश्चन को अच्छे से। और याद रखिए, अथवा अथवा करके दिए हैं तो हमें या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, हमें दोनों नहीं करना है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश वाले को तो बिल्कुल नहीं छूना है, केवल हिंदी वाले को छूना है। ठीक है, अब आ गया उपभाग 3। कह रहा कि ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए कितने नंबर का है, क्वेश्चन 4 नंबर का है। हाँ, कह रहा कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। समझा नहीं देंगे आप सब कुछ कर सकते हैं, हौसला बना के रखिए और 4 नंबर लेकर जाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। बच्चों, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और लास्ट पेज पे कहें कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जी। कायिक प्रवर्धन मुकुलन पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भाई लिख लेंगे, अच्छे से हम कर लेंगे। ठीक है, अरे कि मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संक्षिप्त वर्णन सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र बना के। याद रखिए, साइंस के पेपर में हमें पेंसिल भी लेकर जाना पड़ेगा, स्केल भी लेकर जाना पड़ेगा, इरेजर भी लेकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ रचना करने को देता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को देता है, चित्र बनाने को देता है। ठीक है, तो आप लोग याद किए रखिएगा। ठीक है, अच्छे से। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिखाया गया पेपर, एग्जाम पेपर जो कि हूबहू पिछले साल का ही है, सेम इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। हाँ, भले प्रश्न मिले ना मिले, ये बात की बात है, लेकिन प्रश्न तो इसी टाइप के आएंगे ना। देखिए 6-6 नंबर का सब, बहुत ही नंबर आप गेन कर सकते हैं अगर अच्छे से लिखने लगे तो। ठीक है, तो बच्चों अब हम विदा लेना चाहेंगे और नेक्स्ट जल्द ही अगले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जल्दी 10 दूसरे पेपर लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। और पेपर नज़दीक आ रहा है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमारे द्वारा समझाए गए हर एक चीज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।